तीसरी पीढ़ी का अरबपति वारिस। अध्याय 1। वो लड़का जिसे पूरी दुनिया गरीब समझती थी। ड्रैगन सिटी। अगर चीन में कोई ऐसा शहर था जहां सपनों की कीमत अरबों में लगती थी तो वो यही शहर था। दिन हो या रात, ये शहर कभी नहीं सोता था। सड़कों पर दौड़ती करोड़ों की सुपर कार्स, आसमान को छूती कांच की इमारतें, हर मोड़ पर खड़ी लग्जरी घड़ियों और हीरों की दुकानें, और उन सब के बीच एक पुरानी साइकिल जिसकी चेन चलते चलते आवाज कर रही थी। उस साइकिल पर बैठा एक दुबला पतला लड़का तेजी से पैडल मारता हुआ लोगों के लिए खाना पहुंचा रहा था। उसका नाम था लिन हाओ। सिर्फ 22 साल की उम्र, चेहरे पर सादगी, आंखों में उम्मीद और दिल में अपनी मां के लिए अनगिनत सपने। हर डिलीवरी पूरी होने पर वो अपने मोबाइल में कमाए हुए पैसे देखकर मुस्कुरा देता था। उसे लगता था एक दिन यही छोटी छोटी कमाई उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने के लिए उसे एक भी रुपया कमाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस दौलत का वो सपना देख रहा था उससे 1000 गुना ज्यादा दौलत पहले से ही उसके नाम लिखी जा चुकी थी। बस उसे अभी तक किसी ने बताया नहीं था। शहर के दूसरे छोर पर कांच से बनी एक विशाल इमारत सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उस इमारत के ऊपर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था सू ग्रुप। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये ड्रैगन सिटी के 5 सबसे बड़े बिजनेस परिवारों में से एक का साम्राज्य था। उसी इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी। कमरे में बैठे हर व्यक्ति के सामने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की फाइल्स खुली थी, लेकिन एक लड़की का ध्यान उन फाइल्स में बिल्कुल नहीं था। वो बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी। उसका नाम था सू मेलिन, ड्रैगन सिटी की सबसे मशहूर यंग आर्किटेक्ट और लिन हाओ की प्रेमिका। उसने मोबाइल पर एक छोटा सा मैसेज पढ़ा, आज शाम 5 बजे उसी पुराने पुल पर मिलना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये मैसेज लिन हाओ ने भेजा था। मेलिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे क्या पता था कि आज की शाम उसकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक शाम बनने वाली थी। उसी समय शहर की सबसे ऊंची इमारत ब्लैक स्काई टावर, उसकी आखिरी मंजिल पर एक आदमी खिड़की के सामने खड़ा पूरे शहर को देख रहा था। उसने काला सूट पहना हुआ था। उसकी आंखों में घमंड नहीं, जहर था। उसका नाम था लू फेंग। उसके पीछे खड़ा उसका प्राइवेट असिस्टेंट धीरे से बोला, सर हमारे लोग तैयार हैं। लू फेंग मुस्कुराया, क्या सू परिवार को पहला पैकेट मिल गया? जी सर। और चेन यू, उसे भी आज शाम मिलने के लिए बुला लिया गया है। लू फेंग ने धीरे धीरे अपनी टेबल पर रखी एक पुरानी तस्वीर उठाई। उस तस्वीर में 3 लोग मुस्कुरा रहे थे, लिन हाओ, सू मेलिन और चेन यू। लू फेंग ने तस्वीर पर उंगली फेरते हुए कहा, दोस्ती, प्यार, भरोसा, इन्हीं 3 चीजों को तोड़कर मैं उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसने तस्वीर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया, फिर धीरे से हंसा और उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये खेल आज से नहीं 20 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन आखिर 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज इतने लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं था। उधर लिन हाओ अपनी आखिरी डिलीवरी पूरी करके पुराने पुल की तरफ जा रहा था। उसने रास्ते में एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप देखी। वो अंदर गया। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा कर बोला, बेटा यहाँ की अंगूठियां थोड़ी महंगी हैं। लिन हाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से मुड़े हुए नोट निकाले। मुझे सबसे महंगी नहीं चाहिए, बस ऐसी चाहिए जिसे देखकर उसे लगे कि इसमें मेरा पूरा दिल है। दुकानदार कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने एक साधारण लेकिन बहुत खूबसूरत चांदी की अंगूठी निकाली। अंगूठी के अंदर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था फॉरएवर। लिन हाओ की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी कई महीनों की बचत निकालकर वो अंगूठी खरीद ली। उसे क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद उसी अंगूठी का मजाक पूरे शहर के सामने उड़ाया जाएगा। दूसरी तरफ सू ग्रुप की मीटिंग खत्म होते ही सू झिंग ने मेलिन को अपने प्राइवेट ऑफिस में बुलाया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उन्होंने एक फाइल टेबल पर फेंक दी। इसे पढ़ो। मेलिन ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर उसकी मां की मेडिकल रिपोर्ट थी, दूसरे पन्ने पर विदेश के अस्पताल का बिल, तीसरे पन्ने पर एक शादी का प्रस्ताव। झाओ ग्रुप ड्रैगन सिटी के सबसे अमीर परिवारों में से एक। मेलिन ने घबराकर पूछा, पापा ये क्या है? सू झिंग ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, 3 महीने बाद तुम्हारी शादी झाओ परिवार के बड़े बेटे झाओ वेई से होगी। मेलिन के हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं लिन हाओ से प्यार करती हूँ। सू झिंग ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। प्यार बिजनेस की दुनिया में सबसे सस्ता शब्द है। अगर तुम्हें अपनी माँ का इलाज जारी रखना है तो आज के बाद उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेलिन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसी समय ब्लैक स्काई टावर की 99वीं मंजिल पर लू फेंग के सामने एक बूढ़ा आदमी लाया गया। उसके हाथ कांप रहे थे। लू फेंग ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उस बच्चे को पहचान लिया था? बूढ़े आदमी ने डरते हुए सिर झुका दिया, जी वो वही बच्चा है, लिन परिवार का असली वारिस। ये सुनते ही कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। लू फेंग की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, तो अब मेरे पास समय बहुत कम है। अगर लिन हाओ को उसकी असली पहचान पता चल गई तो 20 साल की मेरी पूरी योजना एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। ऑपरेशन टूटा हुआ भरोसा आज रात से शुरू होगा। ड्रैगन सिटी पर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में चमकती बिजली जैसे किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी सिर्फ लिन हाओ और सू मेलिन की जिंदगी में आने वाला था। पुराने पुल पर लिन हाओ हाथ में छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लिए खड़ा था। हर 2 मिनट बाद वो अपनी घड़ी देख लेता। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो मेलिन को शादी के लिए प्रपोज करेगा।
उसके लिए ये अंगूठी किसी हीरे से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें उसकी मेहनत, उसके सपने और उसका प्यार छुपा हुआ था। तभी दूर से एक सफेद कार रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है। सू मेलिन धीरे धीरे बाहर आती है। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर मुस्कान लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कदम के साथ उसका दिल टूट रहा था। लिन हाओ उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। मेलिन, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। उसने जेब से अंगूठी का बॉक्स निकाला। लेकिन उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जैसे ही लिन हाओ बॉक्स खोलने वाला था, मेलिन ने आंखें बंद कर ली। उसके आंसू बारिश के पानी में घुल गए। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। लिन हाओ रुक गया। क्या हुआ? मेलिन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके पिता की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। याद रखना, अगर तुमने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी माँ का इलाज कल से बंद हो जाएगा। मेलिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, लिन हाओ, हमें अलग हो जाना चाहिए। एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। लिन हाओ मुस्कुराया। उसे लगा शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने मेलिन की आंखों में देखा तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तुम मजाक कर रही हो, है ना? मेलिन ने सिर झुका लिया। नहीं, मैं थक गई हूँ गरीबी से। मैं अपनी पूरी जिंदगी तकलीफ में नहीं जीना चाहती। मैंने फैसला कर लिया है, मैं एक अमीर आदमी से शादी करूंगी। ये कहना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। हर शब्द के साथ उसका अपना दिल टूट रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। लिन हाओ कुछ देर तक चुप रहा। उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ी अंगूठी को देखा, फिर धीरे से बॉक्स बंद कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। मेलिन का दिल चिल्ला रहा था, मुझे रोक लो, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। लिन हाओ धीरे धीरे मुड़कर चल दिया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही वो नजरों से दूर हुआ, मेलिन घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और पहली बार जोर जोर से रो पड़ी। लेकिन ये सब कोई और भी देख रहा था। पुल से कुछ ही दूर एक काली रोल्स रॉयस खड़ी थी। उसके अंदर बैठा लू फेंग हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने असिस्टेंट गाओ शिन की तरफ देखा। पहला कदम पूरा हुआ, अब दूसरा शुरू करते हैं। चेन यू को मेरे पास लेकर आओ। गाओ शिन ने पूछा, सर, अगर चेन यू ने मना कर दिया तो? लू फेंग हल्का सा हंसा। दुनिया में हर इंसान की एक कमजोरी होती है। चेन यू की कमजोरी है उसके पिता का इलाज और उसकी डूबती हुई कंपनी। कल सुबह तक वो खुद मेरे सामने खड़ा होगा। उसी वक्त ड्रैगन माउंटेन के बीचों बीच बने एक पुराने महल में एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग शतरंज की बिसात के सामने बैठे थे। उन्होंने एक मोहरे को आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर बोले, हाओ, तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। उनके सामने खड़ा बटलर हैरान था। मालिक, क्या हमें अब भी यंग मास्टर को सच नहीं बताना चाहिए? बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिला दिया। अभी नहीं, जब तक वो खुद अंधेरे से बाहर निकलना नहीं सीखेगा तब तक रोशनी की कीमत नहीं समझेगा। और इसी के साथ ड्रैगन सिटी में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसमें हर इंसान किसी न किसी की चाल का हिस्सा बनने वाला था। ठीक है, मैं फिर से शुरू करता हूँ। सुनिए। मेलिन के होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी सच नहीं बता सकती थी। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा घूम रहा था। उसे पता था अगर उसने आज अपने पिता की बात नहीं मानी तो उसकी माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ लिन हाओ बारिश में भीगता हुआ धीरे धीरे उस पुराने पुल से दूर जा रहा था। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो कुछ मिनट पहले उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनने वाली थी, लेकिन अब वही अंगूठी उसके टूटे हुए सपनों की निशानी बन चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उसी समय ड्रैगन सिटी के सबसे आलीशान होटल इंपीरियल क्राउन की टॉप फ्लोर पर एक निजी कमरा पहले से बुक था। कमरे के अंदर लू फेंग शांत बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही मिनट बाद दरवाजा खुला। अंदर आया चेन यू, लिन हाओ का बचपन का दोस्त, दोस्ती जिस पर लिन हाओ अपनी जान तक लुटा सकता था। चेन यू ने हैरानी से पूछा, मिस्टर लू, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? लू फेंग मुस्कुराया, बैठो, पहले चाय पीते हैं। चेन यू थोड़ा असहज था, लेकिन वो बैठ गया। लू फेंग ने एक मोटी फाइल उसके सामने रख दी। चेन यू ने जैसे ही फाइल खोली, उसकी आंखें फैल गईं। उसमें उसकी कंपनी के सारे कर्ज का हिसाब था, साथ ही एक निवेश प्रस्ताव भी। राशि देखकर उसके हाथ कांप गए। इतनी बड़ी रकम वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने अविश्वास से पूछा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? लू फेंग मुस्कुराया, क्योंकि मुझे मेहनती लोग पसंद हैं। कुछ पल रुककर वो आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, लेकिन हर मदद की एक छोटी सी कीमत होती है। चेन यू ने पूछा, कैसी कीमत? लू फेंग ने अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाई और कहा, मुझे तुमसे सिर्फ एक दोस्ती चाहिए, लिन हाओ से। चेन यू चौंक गया। लिन हाओ, वो तो मेरा भाई जैसा है। लू फेंग हल्का सा हंसा, मैं उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, बस उसे जिंदगी का सच दिखाना चाहता हूँ। चेन यू को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो धीरे धीरे एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका है जहाँ हर चाल पहले से तय थी, और उस खेल का असली निशाना न चेन यू था, न मेलिन, बल्कि लिन हाओ। जारी रहेगा। चेन यू कुछ देर तक चुपचाप उस फाइल को देखता रहा।
उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ये निवेश मिल गया तो उसकी डूबती हुई कंपनी बच जाएगी, उसके पिता का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन दिल के किसी कोने से एक आवाज बार बार कह रही थी, ये सौदा साफ नहीं है। चेन यू ने गहरी सांस ली। मिस्टर लू, अगर इस सौदे में लिन हाओ को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं अभी यही मना कर दूंगा। लू फेंग मुस्कुराया, वो इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। तुम सच में अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला, उसमें कुछ तस्वीरें थी। पहली तस्वीर लिन हाओ की थी, दूसरी सु मेलिन की, तीसरी तस्वीर देखकर चेन यू चौंक गया। उसमें सु झेंग झाओ परिवार के साथ शादी की बात कर रहा था। लू फेंग बोला, देख लिया, मेलिन के परिवार ने उसकी शादी झाओ वेई से तय कर दी है। चेन यू का चेहरा उतर गया, लेकिन लिन हाओ को तो लू फेंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसे कुछ नहीं पता, और जब उसे पक जारी रहेगा। पाहुआ राज। अगली सुबह ड्रैगन सिटी में सूरज तो निकल आया था, लेकिन लिन हाओ की जिंदगी में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। वो हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उठ गया। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए चाय बनाई, फिर दवाइयां समय पर दी। उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्या मेलिन से झगड़ा हुआ है? ये सुनते ही लिन हाओ कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं माँ, बस हम दोनों के रास्ते अब अलग हैं। उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर दिया। उन्हें ऐसा समय आ गया है। हुआ राज जारी। उधर ब्लैक स्काई टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर लू फेंग के मोबाइल पर एक संदेश आया, समय आ गया है। संदेश पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, आखिरकार महल के अंदर भी मेरा आदमी मौजूद है। गाओशन ने हैरानी से पूछा, सर क्या अब लिन परिवार को खत्म करने का समय आ गया है? लू फेंग अपनी कुर्सी से उठा, धीरे धीरे कांच की दीवार तक गया और पूरे ड्रैगन सिटी को देखते हुए बोला, नहीं, अभी नहीं। मैं उन्हें खत्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वे अपनी आंखों के सामने सब कुछ खो दें। उसकी आंखों में सालों की नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उधर लिन हाओ दिन भर काम करने के बाद अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे चेन यू का फोन आया। हाओ, क्या आज रात मिल सकते हो? लिन हाओ मुस्कुराया, क्यों नहीं, इतने दिनों बाद याद कैसे आ गई? चेन यू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस कुछ जरूरी बात करनी है। लिन हाओ ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। उसे क्या पता था कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त अनजाने में उसे उसी जाल की तरफ ले जा रहा था जो लू फेंग ने महीनों पहले बिछाया था। रात के 8 बजे दोनों अपने पुराने पसंदीदा रेस्टोरेंट में मिले। चेन यू बार बार कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार रुक जाता। लिन हाओ ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, इतना गंभीर क्यों बैठा है? चेन यू ने गहरी सांस ली। हाओ, अगर कोई इंसान तुम्हारी मदद करना चाहे तो क्या तुम मना कर दोगे? लिन हाओ मुस्कुराया, मदद दोस्त की हो तो कभी नहीं। ये सुनते ही चेन यू की नजरें झुक गईं। उसे पहली बार अपने किए हुए वादे पर शर्म आने लगी, लेकिन उसे अब भी नहीं पता था कि लू फेंग उससे क्या करवाने वाला है। उसी समय रेस्टोरेंट के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें बैठी थी शेन यूए। उसने अपनी घड़ी में लगे छोटे से कम्युनिकेशन डिवाइस को दबाया। यंग मास्टर इस समय चेन यू के साथ हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या कोई खतरा है? शेन यूए ने रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल की ओर देखा। वहाँ खिड़की के पीछे 2 आदमी कैमरे लेकर बैठे थे। वो तुरंत समझ गई कुछ बड़ा होने वाला है। उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ, और शायद आज रात दुश्मन अपनी अगली चाल चलने वाला है। जारी रहेगा। जारी। रेस्टोरेंट के अंदर लिन हाओ अब भी बेखबर बैठा था। वो मेन्यू देख रहा था जैसे उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला हो। उसने मुस्कुराकर कहा, याद है चेन, जब हमारे पास सिर्फ 1 प्लेट नूडल्स खरीदने के पैसे होते थे और हम दोनों उसी को आधा आधा बांट कर खाते थे। चेन यू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान गायब हो गई। उसे अपने सामने बैठा वही पुराना दोस्त दिखाई दे रहा था जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा था, और दूसरी तरफ लू फेंग का दिया हुआ वादा जिसके बिना उसके पिता का इलाज रुक सकता था। उसके दिल में एक भयानक जंग चल रही थी। उसी समय रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। 3 महंगे सूट पहने आदमी अंदर आए। उनकी नजर सीधे लिन हाओ पर पड़ी। गाओशिन दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने अपने ईयरपीस में धीरे से कहा, शिकार जाल में पहुंच चुका है। अचानक उन तीनों में से एक आदमी लिन हाओ की मेज के पास आया। उसने बिना कुछ कहे अपने हाथ में पकड़ा हुआ जूस सीधे लिन हाओ की शर्ट पर गिरा दिया। पूरा रेस्टोरेंट एकदम शांत हो गया। लिन हाओ धीरे से खड़ा हुआ। उसने गुस्सा नहीं किया, बस शांत आवाज में बोला, कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। लेकिन वो आदमी जोर से हंसा। गलती? मेरे जूतों की कीमत तुम्हारी 1 साल की कमाई से ज्यादा है और तुम मुझे गलती सिखाओगे? रेस्टोरेंट में बैठे लोग धीरे धीरे मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। यही लू फेंग की योजना थी। वो चाहता था कि पूरे शहर के सामने एक बार फिर लिन हाओ की बेइज्जती हो। चेन यू कुर्सी से उठ गया। बस करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी एक दूसरा आदमी जानबूझकर जोर से चिल्लाया, अरे यही है ना वो गरीब लड़का जो सु परिवार की बेटी से शादी करने का सपना देखता था।
पूरे रेस्टोरेंट में हंसी गूंज उठी। लिन हाओ ने अपनी मुट्ठियां कस ली, लेकिन उसने फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखा। उसे बचपन से उसकी माँ ने एक ही बात सिखाई थी, ताकतवर वही होता है जो गुस्से में भी सही फैसला ले। उसी समय रेस्टोरेंट के बाहर शेन यूए की नजर सामने वाली इमारत की छत पर गई। वहां एक आदमी स्नाइपर राइफल लेकर सीधे रेस्टोरेंट की खिड़की की तरफ निशाना लगाए बैठा था। शेन यूए का चेहरा बदल गया। वो फुसफुसाई, नहीं, ये सिर्फ बेइज्जती करने का प्लान नहीं है, यहाँ किसी की हत्या होने वाली है। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी कार का दरवाजा खोला और बिजली की रफ्तार से रेस्टोरेंट की ओर दौड़ पड़ी। जारी रहेगा। शेन यूए पूरी रफ्तार से रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ रही थी। उसकी नजर हर पल सामने वाली इमारत की छत पर बैठे स्नाइपर पर थी। उसे पता था अगर 1 सेकंड की भी देर हुई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उधर रेस्टोरेंट के अंदर किसी को भी आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। वो आदमी अब भी लिन हाओ को लगातार उकसा रहा था। क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? या फिर तुम्हें समझ आ गया कि गरीब आदमी को अमीरों के सामने सिर झुकाकर ही जीना पड़ता है? लिन हाओ ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे आत्मसम्मान की आग जल रही थी। इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके चरित्र से तय होती है। रेस्टोरेंट में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो आदमी जोर से हंसा। चरित्र? आज के जमाने में चरित्र नहीं, पैसा बोलता है। इतना कहकर उसने लिन हाओ को धक्का दे दिया। कुर्सी पीछे गिर गई। चेन यू अब खुद को रोक नहीं पाया। वो आगे बढ़ा और बीच में आकर खड़ा हो गया। बस, अब बहुत हो गया। अगर लड़ना है तो पहले मुझसे लड़ो। ये देखकर लिन हाओ हैरान रह गया। उसे लगा दुनिया चाहे उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन चेन यू हमेशा उसके साथ रहेगा। उसी क्षण सामने वाली इमारत की छत पर स्नाइपर ने ट्रिगर पर उंगली रख दी। उसने अपने ईयरपीस में कहा, टारगेट लॉक। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे एक परछाई उभरी। शेन यूए बिना कोई आवाज किए उसके बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी थी। स्नाइपर कुछ समझ पाता उससे पहले ही शेन यूए ने उसकी कलाई पकड़कर जोर से मोड़ दी। राइफल छत पर दूर जा गिरी। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। शेन यूए कोशिश कर रही थी कि गोली की आवाज नीचे तक न पहुंचे, क्योंकि अगर लिन हाओ को पता चल गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है तो पूरी योजना समय से पहले बिगड़ सकती थी। कुछ ही सेकंड में उसने स्नाइपर को काबू कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका मास्क हटाया उसकी आंखें फैल गईं। ये असंभव है। वो आदमी लू फेंग का कर्मचारी नहीं था। उसकी जैकेट पर एक सुनहरे ड्रैगन का निशान बना था, वही निशान जो सिर्फ लिन परिवार की गुप्त सुरक्षा इकाई के सदस्यों के पास होता था। शेन यूए के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मतलब दुश्मन लिन परिवार के अंदर तक पहुंच चुका है। उधर ब्लैक स्काई टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर लू फेंग खिड़की के सामने खड़ा हल्के हल्के ताली बजा रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब खेल और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब उन्हें अपने दुश्मन घर के अंदर भी मिलेंगे। दीवार के पीछे छिपा हुआ राज जारी। शेन यूए कुछ पल तक उस सुनहरे ड्रैगन के निशान को देखती रही। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेटर निकाला। कोड ब्लैक, ड्रैगन गार्ड्स के अंदर कोई गद्दार मौजूद है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, शेन यूए, ये खबर यंग मास्टर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ गई? शेन यूए ने गहरी सांस ली। जी, लेकिन अगर गद्दार उनके और करीब पहुंच गया तो? आवाज फिर आई, अपनी जान दे देना, लेकिन यंग मास्टर को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। कॉल कट गया। शेन यूए ने बेहोश पड़े स्नाइपर की तरफ देखा। उसे जिंदा पकड़ना जरूरी था, लेकिन जैसे ही वो उठाने लगी, स्नाइपर के मुंह से खून निकलने लगा। उसने अपने दांतों के बीच छिपाया हुआ जहर का कैप्सूल निगल लिया था। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम गईं। शेन यूए ने अपनी मुट्ठी भींच ली। फिर से हम देर कर गए। उधर रेस्टोरेंट के अंदर चेन यू ने किसी तरह झगड़ा शांत करा दिया। वे तीनों आदमी जाते जाते लिन हाओ की तरफ देखकर हंसे। अगली बार किसी अमीर लड़की का सपना देखने से पहले अपनी औकात जरूर देख लेना, इतना कहकर वे बाहर निकल गए। लिन हाओ चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि मेलिन के जाने के बाद पूरी दुनिया उसे नीचा दिखाने पर तुली हुई है। चेन यू ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। हाओ, सब ठीक हो जाएगा। लिन हाओ हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, बस काश एक बार मेलिन मुझे सच बता देती। चेन यू का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे वो अभी सब कुछ बता देगा, लेकिन उसी समय उसके मोबाइल पर लू फेंग का एक मैसेज आया, याद रखो तुम्हारे पिता का ऑपरेशन अभी बाकी है। चेन यू के हाथ कांप गए। उसने मोबाइल बंद किया और मजबूरी में अपनी नजरें झुका ली। उसे समझ आ गया कि अब वो इस खेल से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। उसी रात ड्रैगन माउंटेन के पुराने महल में लिन तियानलोंग एक गुप्त कमरे का दरवाजा खोल रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की तिजोरी रखी थी। उन्होंने अपनी हथेली एक मशीन पर रखी। कुछ सेकंड बाद तिजोरी खुल गई। उसके अंदर एक पुरानी डायरी, एक जेड का ड्रैगन लॉकेट और एक जन्म प्रमाण पत्र रखा था। जन्म प्रमाण पत्र पर एक नाम लिखा था, लिन हाओ, और उसके पिता के नाम के सामने जो नाम लिखा था उसे देखकर कमरे में खड़ा पुराना बटलर भी हैरान रह गया। लिन तियानलोंग ने धीरे से वो कागज उठाया और बोले, अब समय आ गया है कि मेरा बेटा अपने बेटे को वापस ले आए। जारी रहेगा। पुराने महल के उस गुप्त कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा।
लिन तियान लॉन्ग अपनी हथेलियों में वो जन्म प्रमाण पत्र लिए चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में 20 वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बटलर ने धीरे से पूछा, मालिक, क्या अब आप युवा मालिक को सब सच बता देंगे? लिन तियान लॉन्ग ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। दुश्मन हमारी हर चाल पर नजर रखे हुए है। अगर हमने जरा भी जल्दबाजी की तो हाओ की जान खतरे में पड़ जाएगी। इतना कहकर उन्होंने तिजोरी के अंदर रखा वो जेड का ड्रैगन लॉकेट उठाया। लॉकेट के बीचों बीच एक सुनहरा अक्षर उकेरा हुआ था, लिन। बटलर ने उसे देखते ही सम्मान से सिर झुका लिया, क्योंकि वो कोई साधारण लॉकेट नहीं था। वो स्काई ड्रैगन ग्रुप के असली उत्तराधिकारी की पहचान था। जिसके पास ये लॉकेट होता, उसी का आदेश पूरे साम्राज्य में आखिरी आदेश माना जाता। लेकिन 20 साल से वो लॉकेट इस तिजोरी में बंद था। उसी समय महल की सुरक्षा प्रणाली में अचानक लाल रंग की चेतावनी चमकने लगी। अनधिकृत प्रवेश, अनधिकृत प्रवेश। पूरे महल में सायरन बज उठा। दर्जनों सुरक्षा कर्मी दौड़ पड़े। बटलर घबरा गया। मालिक, कोई महल के अंदर घुस आया है। लिन तियान लॉन्ग का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत लॉकेट वापस तिजोरी में रखा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि महल के बाहर पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी दूरबीन से उन्हीं के कमरे को देख रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर अपने ईयरपीस में कहा, टारगेट कंफर्म, लॉकेट अब भी महल के अंदर ही है। दूसरी तरफ से लू फेंग की आवाज आई, बहुत बढ़िया, फिलहाल उसे वहीं रहने दो। पहले असली वारिस को उसके परिवार से हमेशा के लिए अलग करना जरूरी है। आदमी ने पूछा, अगर वो लड़का सच तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कल सुबह उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान। वो लंबा आदमी कुछ देर तक लिन हाओ के छोटे से घर को देखता रहा। उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि अपनापन था। उसने अपनी कोट की जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक 5 साल का बच्चा हंसते हुए उसकी उंगली पकड़े खड़ा था। उस आदमी की आंखें भर आईं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाओ, 20 साल हो गए तुम्हें दूर से देखते देखते, लेकिन आज भी मैं तुम्हें अपना बेटा कहकर नहीं बुला सकता। वो कोई और नहीं बल्कि लिंग शेन था, लिन हाओ का असली पिता। लेकिन उसे अपने ही बेटे से दूर रहने का आदेश लिन तियान लॉन्ग ने दिया था, क्योंकि अगर दुश्मनों को उस समय लिन हाओ की असली पहचान का पता चल जाता तो वो शायद जिंदा भी नहीं बचता। लिंग शेन ने घर की ओर एक आखिरी बार देखा, फिर धीरे से कार में बैठ गया। उसने अपने ड्राइवर से कहा, चलो, अभी नहीं, सही समय आने पर मैं खुद उसे सब सच बताऊंगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि सड़क के दूसरी तरफ एक और कार खड़ी थी। उसके अंदर लू फेंग खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई। आखिरकार तुम खुद अपने बेटे तक पहुंच गए, अब मुझे सिर्फ तुम्हारा पीछा करना है। उसने गाओ शिन की तरफ देखा। कल सुबह से लिन शेन पर 24 घंटे नजर रखो, वो सीधे हमें उस खजाने तक ले जाएगा। गाओ शिन चौंक गया। सर, क्या आपको यकीन है कि खजाना सच में मौजूद है? लू फेंग की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। मैं पैसे के लिए ये सब नहीं कर रहा, मुझे चाहिए ड्रैगन ऑर्डर। ये नाम सुनते ही गाओ शिन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ड्रैगन ऑर्डर सिर्फ एक वस्तु नहीं था। किंवदंतियों के अनुसार जिसके हाथ ड्रैगन ऑर्डर लग जाता, वो पूरे स्काई ड्रैगन समूह का निर्विवाद शासक बन जाता। उसी समय घर के अंदर लिन हाओ को अचानक दीवार की तरफ से फिर वही हल्की सी आवाज सुनाई दी। इस बार वो रुक गया। उसने ध्यान से दीवार को देखा। अजीब है, कल भी यहीं से आवाज आई थी। वो धीरे धीरे दीवार के पास पहुंचा, अपना हाथ पुरानी लकड़ी की पट्टी पर रखा। जैसे ही उसने उसे हल्का सा दबाया, टक, एक धीमी आवाज हुई। जारी। लकड़ी की पट्टी धीरे धीरे अंदर की ओर सरकने लगी। सालों से जमी धूल हवा में फैल गई। लिन हाओ ने हाथ से धूल हटाई और सामने दिखाई दिया एक छोटा सा गुप्त खाना। उसने हैरानी से अंदर हाथ डाला, लेकिन उसे वहां ना सोना मिला ना कोई खजाना, सिर्फ एक पुराना लकड़ी का डिब्बा और एक मुड़ा हुआ पत्र। डिब्बे पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, हाओ के लिए। लिन हाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मेरे लिए? उसने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की सीटी, एक आधी टूटी हुई तस्वीर और एक पुरानी चाबी रखी थी। तस्वीर का आधा हिस्सा फटा हुआ था। उसमें एक छोटा बच्चा किसी आदमी की उंगली पकड़े मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस आदमी का चेहरा तस्वीर के फटे हिस्से के साथ गायब था। लिन हाओ ने काफी देर तक तस्वीर को देखा। पता नहीं क्यों उसे लगा जैसे उस आदमी की आवाज कभी उसने सुनी हो। उसने धीरे से पत्र खोला। उस पर पुरानी स्याही से लिखा था, अगर ये पत्र तुम्हारे हाथ में पहुंचा है तो इसका मतलब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। लिन हाओ की सांस एक पल के लिए रुक गई। वो आगे पढ़ने ही वाला था कि अचानक घर की सारी बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी क्षण बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। कोई धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। लिन हाओ ने जल्दी से पत्र और डिब्बा अपने पीछे छिपा लिया, फिर सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर से धीमी आवाज आई, क्या लिन हाओ घर पर हैं? आवाज किसी बुजुर्ग आदमी की लग रही थी। लिन हाओ ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने लगभग 70 साल का साधारण कपड़ों में एक बुजुर्ग खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना छाता था और आंखों में अजीब सी चमक। बुजुर्ग ने लिन हाओ को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। लिन हाओ ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं?
बुजुर्ग ने जवाब देने के बजाय अपनी जेब से वैसी ही आधी टूटी हुई तस्वीर निकाली जिसका दूसरा हिस्सा अभी अभी लिन हाओ को उस गुप्त डिब्बे में मिला था। दोनों तस्वीरों के टुकड़े एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते थे। लिन हाओ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा ये साधारण सा बुजुर्ग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था। जारी लिन हाओ कुछ पल तक उस आधी तस्वीर को देखता ही रह गया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ा हुआ दूसरा टुकड़ा निकाला। जैसे ही दोनों टुकड़े एक दूसरे के पास आए, तस्वीर पूरी हो गई। अब उस तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के बीच हंसता हुआ खड़ा था। लिन हाओ की आंखें उस आदमी के चेहरे पर टिक गईं। पता नहीं क्यों उसे उस चेहरे से एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। बुजुर्ग मुस्कुराए। बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लिन हाओ ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। दोनों घर के अंदर आ गए। बुजुर्ग ने चारों ओर नजर दौड़ाई। छोटा सा घर, पुराना फर्नीचर, दीवारों पर नमी और एक कोने में रखी दवाइयों की बोतलें। उन्होंने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इतने बड़े परिवार का वारिस आज ऐसी जिंदगी जी रहा है। उन्होंने ये बात इतनी धीमी आवाज में कही कि लिन हाओ सुन नहीं पाया। लिन हाओ ने पानी का ग्लास उनके सामने रखा। अब तो बताइए, आप हैं कौन? बुजुर्ग कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, मेरा नाम हान चिंग है। मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूँ। लिन हाओ चौंक गया। मेरे पिता? लेकिन मेरे पिता तो मेरे जन्म से पहले ही मर चुके हैं। बुजुर्ग की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलक गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें यही बताया गया था, लेकिन हर कहानी उतनी सीधी नहीं होती। इतना सुनते ही लिन हाओ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ और पूछता उससे पहले घर के बाहर एक कार के ब्रेक की आवाज आई। ची। दोनों ने एक साथ खिड़की की तरफ देखा। काली एसयूवी से 4 आदमी उतरे। सभी ने काले सूट पहन रखे थे। उनमें से एक ने मोबाइल पर लिन हाओ के घर की तस्वीर देखी, फिर धीरे से सिर हिलाया। यही घर है। लिन हाओ ने हैरानी से पूछा, ये लोग कौन है? लेकिन बुजुर्ग हान चेंग के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने तुरंत लिन हाओ का हाथ पकड़ा। सुनो, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। जो मैं कहूँ बस वही करना। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला। वो वही ड्रैगन के आकार वाला जेड का पेंडेंट था, लेकिन ये महल वाली तिजोरी में रखे पेंडेंट से थोड़ा अलग था। उसके पीछे एक नक्शा उकेरा हुआ था। हान चेंग ने वो पेंडेंट लिन हाओ की हथेली पर रख दिया। इसे किसी भी कीमत पर किसी को मत देना। अगर मैं आज जिंदा नहीं बचा तो ड्रैगन माउंटेन जाना। वहाँ तुम्हें तुम्हारे असली सवालों के जवाब मिलेंगे। इतना कहते ही धड़ाम, मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूटकर अंदर गिर पड़ा। चारों काले सूट वाले आदमी बंदूक के ताने घर के अंदर घुस आए। उनका नेता ठंडी मुस्कान के साथ बोला, बहुत खोज लिया, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। जारी कमरे का माहौल एक ही पल में बदल चुका था। दरवाजा जमीन पर टूटा पड़ा था। लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए थे। चारों काले सूट वाले आदमी बंदूक के ताने धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे। उनके नेता ने लिन हाओ की तरफ देखा, फिर हान चेंग की ओर मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत साल छिपते रहे, लेकिन आज तुम्हारा खेल खत्म हो गया। हान चेंग बिना डरे लिन हाओ के सामने खड़े हो गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाओ, जो भी हो इस पेंडेंट को अपने पास ही रखना और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। लिन हाओ अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने घबराकर पूछा, आखिर हो क्या रहा है? नेता जोर से हंस पड़ा। बेचारा, इसे तो अभी तक अपनी असली पहचान भी नहीं पता। इतना कहते ही उसने अपनी बंदूक सीधे हान चेंग की ओर तान दी। लेकिन उसी पल धड़ाम, खिड़की का शीशा एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। काले कपड़ों में एक परछाई बिजली की रफ्तार से कमरे के अंदर आ गिरी। वो और कोई नहीं, शेन युए थी। जमीन पर उतरती ही उसने बिना समय गवाए पहले आदमी की कलाई पर लात मारी। बंदूक सीधे हवा में उछल गई। दूसरे ही पल उसने घूमकर दूसरे हमलावर के सीने पर जोरदार वार किया। वो आदमी दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। बाकी 2 आदमी एक साथ उसकी तरफ झपटे, लेकिन शेन युए की रफ्तार उनकी सोच से भी तेज थी। कुछ ही सेकंड में तीनों जमीन पर पड़े कराह रहे थे। लिन हाओ ये सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसने आज तक किसी को इतनी तेजी से लड़ते नहीं देखा था। नेता ने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला। उसके चेहरे पर अचानक एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अगर पेंडेंट हमें नहीं मिलेगा तो ये घर किसी के भी काम का नहीं रहेगा। ये सुनते ही हान चेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सब लोग बाहर निकलो, अभी। शेन युए ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने लिन हाओ का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की की तरफ खींच लिया। लिन हाओ चिल्लाया, नहीं, हान चेंग अंदर हैं। लेकिन हान चेंग मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। उन्होंने आखिरी बार लिन हाओ की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, जाओ यंग मास्टर, अब तुम्हारी किस्मत तुम्हें खुद लिखनी है। अगले ही पल धाम, एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। धुएं का काला गुब्बारा आसमान तक उड़ गया। सड़क पर लोग चीखने लगे। लिन हाओ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें आग में घिरे अपने घर को देख रही थी। उसकी मुट्ठी में वो जेड का पेंडेंट अब भी कसकर पकड़ा हुआ था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन और लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। जारी आग की लपटें आसमान को छू रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक के बाद एक मौके पर पहुंचने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। लिन हाओ घुटनों के बल सड़क पर बैठा था। उसकी आंखें अब भी जलते हुए घर पर टिकी थी। वो बार बार बस एक ही नाम पुकार रहा था, हान चेंग, हान चेंग। लेकिन आग के उस समंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसी समय शेन युए ने लिन हाओ का कंधा पकड़ा। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी कठोर थी, यहां से चलिए। लिन हाओ ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? शेन युए कुछ पल खामोश रही। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। भीड़,
पुलिस, एम्बुलेंस और दूर खड़ी एक काली कार जिसकी खिड़की के पीछे कोई उन्हें देख रहा था। शेन युए समझ गई कि दुश्मन अभी भी यहीं है। उसने धीरे से कहा, अगर आपको जिंदा रहना है तो मुझ पर भरोसा कीजिए। लिन हाओ ने सख्त आवाज में पूछा, पहले ये बताओ तुम हो कौन? शेन युए ने अपनी गर्दन से एक चांदी का लॉकेट निकाला। उस पर उसी ड्रैगन का निशान बना था जो पेंडेंट पर था। मेरा नाम शेन युए है। मैं पिछले 12 साल से सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रही हूँ। ये सुनकर लिन हाओ जैसे पत्थर का हो गया। मेरी सुरक्षा? मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। शेन युए की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं। वो मन ही मन बोली, काश आपको सच पता होता। लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले भीड़ में खड़ा एक साधारण सा आदमी धीरे से मोबाइल निकाल चुका था। उसने लू फेंग को वीडियो कॉल किया। सर, योजना सफल रही। लड़का अब शेन युए के साथ है। स्क्रीन पर लू फेंग मुस्कुराया। बहुत अच्छा, अब दूसरा चरण शुरू करो। आदमी ने पूछा, आदेश क्या है? लू फेंग की आवाज पहले से भी ठंडी थी। उसे मारना नहीं है, उसे ड्रैगन माउंटेन तक पहुंचने दो, क्योंकि वहां जो चीज मैं 20 साल से खोज रहा हूँ वो उसी के हाथों मेरे पास आएगी। कॉल कट गया। उधर लिन हाओ अब भी उलझन में था। उसने अपनी जेब से वो जेट का पेंडेंट निकाला। जैसे ही शेन युए की नजर उस पेंडेंट पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो लगभग फुसफुसाई, नहीं, ये पेंडेंट आपको किसने दिया? लिन हाओ ने जवाब दिया, एक बुजुर्ग ने, जिन्होंने शायद मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। शेन युए ने गहरी सांस ली, फिर बहुत धीरे से बोली, तो अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। आज रात आपको मेरे साथ ड्रैगन माउंटेन चलना होगा, क्योंकि कल सूरज निकलने से पहले पूरा ड्रैगन सिटी आपको ढूंढ रही होगी। और दूर अंधेरे में लू फेंग की कार धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो उसकी हर चाल अब तक बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसी उसने वर्षों पहले सोची थी। ड्रैगन माउंटेन की ओर रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। पूरे ड्रैगन सिटी में सिर्फ एक ही खबर फैल चुकी थी, एक साधारण युवक के घर में रहस्यमय विस्फोट। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस युवक के पीछे कई ताकतवर लोग एक साथ पड़ चुके थे। उधर शेन युए ने अपनी काली एसयूवी स्टार्ट की। लिन हाओ अब भी खिड़की से बाहर अपने जलते हुए घर को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सवाल था, मैं आखिर हूँ कौन? कार धीरे धीरे शहर की सड़कों से निकलकर पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ने लगी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच पूरी खामोशी रही। आखिरकार लिन हाओ ने पूछा, क्या तुम मुझे सच बताओगी? शेन युए ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अभी नहीं, क्योंकि अगर आपने सच अभी जान लिया तो आपकी जान और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। लिन हाओ ने हल्की सी हंसी हंसी। अजीब बात है, मेरी जान के बारे में सबको पता है, सिर्फ मुझे छोड़कर। शेन युए पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ एक पल की थी। उसी समय उसकी घड़ी में लगा कम्युनिकेटर हल्का सा कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी। संदेश था, 3 गाड़ियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। शेन युए ने बिना कुछ कहे रियर व्यू मिरर में देखा। दूर 3 काली एसयूवी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसने धीरे से कहा, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। लिन हाओ ने पीछे देखा, ये लोग कौन है? शेन युए ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। दुश्मन, और आज रात वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगले ही पल पीछे से एक तेज धमाका हुआ। धड़ाम! एक गोली कार के पिछले शीशे को चीरती हुई निकल गई। कांच के टुकड़े पूरी कार में बिखर गए। लिन हाओ पहली बार इतना बड़ा हमला देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन घबराने के बजाय उसने सीट पकड़ ली और बोला, मैं क्या करूं? शेन युए ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में सम्मान दिखाई दिया। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में डर जाते, लेकिन लिन हाओ शांत था। उसने कहा, डैशबोर्ड खोलो। लिन हाओ ने जैसे ही डैशबोर्ड खोला, उसके अंदर एक छोटी सी पिस्तौल और 2 मैगजीन रखी थी। वो चौंक गया। तुम हथियार लेकर चलती हो? शेन युए ने सिर्फ इतना कहा, मेरा काम आपकी रक्षा करना है। पीछे से फिर गोलियां चलने लगी। पूरी सड़क गोलियों की आवाज से गूंज उठी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी पहाड़ी के ऊपर एक और व्यक्ति दूरबीन लेकर ये पूरा पीछा देख रहा था। उसने अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाई और कहा, आखिरकार शिकार ड्रैगन माउंटेन की ओर बढ़ चुका है। लेकिन वो लू फेंग का आदमी नहीं था। उसकी जैकेट पर चांदी का ड्रैगन बना हुआ था और उसकी आंखों में लिन हाओ को बचाने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जारी रहेगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।